आपस में। आप ले लो। खा ले खा ले। हाँ बेटा चलें। HCF एलसीएम बता ही दिया था। मैं बता देता हूँ अब कि कोई संख्या है अंडर रूट में, उसको सिद्ध कैसे करते हैं कि वो अपरिमेय है। ठीक है ना। तो देखो जैसे आ जाती है आपके पास, जैसे आ गया कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 या फिर अंडर रूट 3 या फिर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ कौन सी सिद्ध करें। अंडर रूट 7 कर लें, अंडर रूट 5, एक ही बात है, सारी एक ही समान होएंगी। बताओ कौन सी करें। मैं अंडर रूट 2 को कर दूं, अंडर रूट 3 को कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अंडर रूट 5 को कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, जो सिद्ध करना है ना उसका विपरीत आपको मानना है। क्या लिखोगे कि माना अंडर रूट 5 एक, हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है तो इसका विपरीत मान लो, एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P बटा Q के रूप की होगी। तो सर अगर ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 किसके बराबर होगा, P बटे Q के बराबर होगा। सही है। अब इस Q को मैं यहाँ से भाग में इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये अंडर रूट 5 साथ में आ जाएगा Q बराबर में हो जाएगा P। ये अंडर रूट हटाने के लिए, परिमेय है ना तो परिमेय अंडर रूट में तो होती नहीं है, तो अंडर रूट हटाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, वर्ग। तो लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग किया तो अंडर रूट 5 का तो हो गया 5, Q का हो गया और P का हो गया। अब देखो बेटा, आपके पास अगर कोई परिमेय संख्या आती है तो वो कैसी आएगी, जैसे आपके पास आ गई 5/3 आ गई। ठीक है ना। मतलब ऐसे नंबर लिखे आएंगे कि ऊपर वाली संख्या से ही डिवाइड होगी, नीचे वाली संख्या से ही डिवाइड होगी। अगर आपके पास लिखा आता है 15/45 या 15/45 लिख दो, तो ऐसा कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा, 15 एकम 15, 15×3 1/3। सिद्ध करो कि 1/3 एक परिमेय संख्या, ऐसे आएगा। तो आप देखोगे कि 1 में 1 का ही जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा। अगर आपके पास आ जाता है ऐसे, जैसे 16/20, तो आप क्या कहोगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 4/5 है ये एक्चुअल में संख्या। मतलब 4 में या तो 2 का जाएगा या 4 का जाएगा। 5 में 2 का और 4 का नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा। मतलब दोनों संख्याओं में अलग अलग संख्या का भाग जाएगा। कब, जब वो परिमेय संख्या होगी। समझ रहे हो ना। मतलब P में सिर्फ P का भाग जाएगा, Q में सिर्फ Q का जाएगा, किसी और का भी जा सकता है लेकिन P का तो नहीं जाएगा, और P में Q का नहीं जाएगा, किसी और का जा सकता है। अगर P और Q में सेम संख्या का भाग चला जाए तो, सेम संख्या का चला जाए तो वो परिमेय नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। अब डस्टर है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक और चीज, जैसे मैंने कहा बताओ 25 है, वो 5 से विभाजित है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5 पंजे 25, 5 से विभाजित है। अब सर 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो ये 5 भी 5 से विभाजित है क्या, बिल्कुल है। मतलब कोई संख्या अगर 5 से विभाजित है या किसी और संख्या से विभाजित है तो उसका वर्ग भी उस संख्या से विभाजित होता है। ठीक है ना बेटा। अब आप यहाँ पे देखो, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख दूं, Q² बराबर P² बट्टे में 5। ये 5 गुणा में था, इसको उठा के इधर लेके आया मैं। मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस क्या कह रहा है कि P² में किसका भाग जा रहा है, तो बताओ इसका वर्गमूल निकालेंगे, P आएगा, तो P में भी किसका जाएगा, 5 का। तो आप लिखोगे यहाँ पर P² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब थोड़ी देर के लिए मैंने क्या बताया था, अब थोड़ी देर पहले
कि p और q में सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा। अगर सेम संख्या का भाग जाता है तो वो फिर परिमेय नहीं कहलाएंगी। तो आप कहोगे p स्क्वायर और p में किसका भाग जा रहा है, चला गया, तो ये परिमेय नहीं होगी। हाँ, क्यू स्क्वायर में किसी और संख्या का भाग चला जाए तो फिर अपरिमेय है, सॉरी परिमेय है, लेकिन क्यू स्क्वायर और क्यू में 5 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो p में सिर्फ और सिर्फ p का भाग जाएगा या फिर किसी और संख्या का भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो q है ना नीचे, इस q का भाग कभी भी p में नहीं जाएगा, और इस p में q का नहीं जाएगा और q में किसका नहीं जाएगा, p का। इन दोनों का आपस में मेल मिलाप नहीं होगा। ऊपर वाली संख्या में किसी और संख्या का भाग जाएगा, नीचे वाली में किसी और का जाएगा। ऊपर वाली में 10 का जा रहा है तो नीचे वाली संख्या कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगी। ऊपर वाली संख्या अगर 5 से विभाजित हो रही है तो नीचे वाली संख्या कभी भी 5 से विभाजित नहीं होगी। किस कंडीशन में, जब वो संख्या परिमेय संख्या होगी। अगर दोनों संख्याएं सेम संख्या से विभाजित हो रही हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि p देखो 5 से विभाजित हो गया, अगर हम q को भी 5 से विभाजित कर दें तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। तो फिर इसके लिए अपन कुछ ना कुछ मानते हैं। जैसे मान लिया, माना p बराबर, अपन 5 की बात कर रहे हैं ना, तो 5 ही मानना है, 5 कुछ भी मान लो, इसके साथ मैं मान लेता हूँ r, ठीक है ना। अब मेरे को देखो यहाँ पे किसका मान चाहिए, p स्क्वायर का, तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p का तो हो जाएगा p स्क्वायर, और 5 का हो जाएगा 25, और r का हो जाएगा r। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर किसका मान रखेंगे, 2 का, तो p स्क्वायर के स्थान पे मैं रख दूंगा 25r स्क्वायर। तो यहाँ पे तो है बेटा q स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 25r स्क्वायर बट्टे में क्या है 5। अब आप देखोगे 5 एकम 5 पचाम, तो यहाँ पे तो होगा q स्क्वायर और इधर होगा 5r स्क्वायर। अब ये 5 किस में है, और इसको इधर लेके आऊंगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, q स्क्वायर बट्टे में बराबर में। अब सर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि q स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, तो बताओ इसका वर्गमूल निकालेंगे, आएगा q में भी किसका जाएगा, तो आप लिखोगे यहाँ q स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, तो 5 भी, सॉरी q भी 5 से विभाजित होगा। अब बताओ p किससे विभाजित हुआ था, q भी किससे विभाजित हो गया, बताओ सेम संख्या से विभाजित हो सकता है क्या, नहीं, परिमेय संख्या में सेम संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये सर परिमेय संख्या है ही नहीं, ये क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा का विरोधाभास होता है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या। समझे कि नहीं समझे। आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले जो दिया गया होगा उसको p बटा q के बराबर मानना है, q को इस तरफ भेजेंगे, फिर इसको परिमेय बनाना है। परिमेय बनाने के लिए अंडर को हटाना पड़ेगा, अंडर हटेगा कब, जब इसका वर्ग करेंगे। वर्ग किया तो हमें पता चला 5qr q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर आया। हम इस 5 को उठा के इधर लेके गए। हमें एक बात पता है कि परिमेय संख्या जब भी आप देखोगे ना, कोई भी परिमेय संख्या, तो आप कोई भी परिमेय संख्या देखोगे तो ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में कोई समानता नहीं होगी। समानता का मतलब है कि ऊपर वाली संख्या किसी और नंबर से विभाजित होगी, नीचे वाली संख्या किसी और दूसरे नंबर से विभाजित होगी। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तब वो परिमेय होती है, और जब दोनों ही संख्याएं p और q दोनों ही संख्याएं सेम संख्या से विभाजित हो जाए तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसमें आपने देखा कि p भी 5 से विभाजित हो गया, q भी किससे विभाजित हो गया, दोनों संख्याएं सेम संख्या से विभाजित हो गई, अतः यह परिमेय संख्या नहीं। ये कौन सी संख्या हो जाएगी फिर, जो परिमेय नहीं होती है वो होती है अपरिमेय। अच्छा, यहाँ पे आपके √3 लिखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3 से कट के फिर से यहाँ पे 3, और फिर से यहाँ पे 3। अगर 2 होगा तो यहाँ पे √2 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 से 2 कटेगा तो 2 बार वो का वही आ जाएगा, मतलब √2 होगा तो 4 हो जाएगा, √5 होगा तो 25 हो जाएगा, √7 होगा तो 49 हो जाएगा, 7 7 49 होके कट जाएगा। समझेगी नहीं, सेम टू सेम। आपको कुछ नहीं करना है सर, अगर √7 हो तो हम √5 के स्थान पे तो कर देंगे √7, और जहां पे 25 है वहां कर देंगे 49। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत।
और आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता देता हूँ, है ना। अगर आ जाएं तो वैसे पूछता नहीं है। जैसे आ गया, बताओ सिद्ध करो कि 6 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करें, देखो बेटा, जब भी कोई परिमेय संख्या होती है उसमें कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो परिमेय ही आती है। परिमेय संख्या में कोई संख्या घटाओ तो परिमेय ही आती है। परिमेय संख्या में किसी संख्या से गुणा करो तो परिमेय ही आती है। परिमेय संख्या में किसी संख्या का भाग दो तो परिमेय ही आती है। मतलब कोई परिमेय संख्या है, उसमें से कोई परिमेय संख्या अपन घटा रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं या फिर गुणा कर रहे हैं या फिर भाग दे रहे हैं, तो आंसर में क्या आता है? परिमेय संख्या। कोई परिमेय संख्या है, उसमें परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं या फिर भाग दे रहे हैं या फिर गुणा कर रहे हैं, तो आंसर निकल के क्या आता है? परिमेय संख्या। ठीक है ना। अब जैसे आपके पास आ जाता है कि सिद्ध करो कि 6 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखोगे सबसे पहले इसका विपरीत। इसमें ऐसी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, प्लस में, माइनस में, भाग में, गुणा में, इनमें सिंगल वाली संख्या में इतना बड़ा करना पड़ेगा। और जो ये डबल संख्या आती है ना, जैसे प्लस लग गया बीच में, माइनस लग गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, इनमें सीधा सीधा होता है। जैसे आ गया 6 प्लस √5, हमें पता है ये अपरिमेय है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसका विपरीत मानेंगे। 6 प्लस √5 माना, 6 प्लस √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? P बटा Q के बराबर। तो सर 6 प्लस √5 बराबर होगी किसके? P बटा Q के। अब ये P बटा Q क्या है? परिमेय है। 6 क्या होता है? परिमेय होता है। 6 प्लस का इसको उठा के भेजा, इधर कैसा हो जाएगा? इधर तो बचेगा सिर्फ √, और इधर P बटा Q माइनस में क्या हो जाएगा? सर मैं समय परिमेय क्या करो, जोड़ो, भाग, गुणा करो, तो आंसर किस में आएगा? हमें पता चल गया कि इधर वाला सारा क्या है, और हम जानते हैं √5 क्या होती है। तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकती है क्या? नहीं। आप लिखोगे यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P बटा Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। अर्थात √5 बराबर नहीं हो सकता किसके? P बटा Q माइनस 6। अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा का विरोधाभास होता है एवं 6 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है। बोलो। ऐसे ही सर यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, ऐसे ही सर यहाँ पे गुणा भी आ सकता है, ऐसे ही सर यहाँ पे भाग भी आ सकता है। तो भाग वाला इधर जाएगा तो गुणा में, परिमेय संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करो परिमेय से, तो आंसर तो परिमेय आना है, तो इधर वाली परिमेय बनेगी, इधर वाली तो हम जानते हैं क्या है? अपरिमेय। सब में एक ही सेंटेंस लिखना है, सिंपल सी है। अब बोलो कोई दिक्कत परिमेय अपरिमेय में? अब चलते हैं किसमें? अब चलते हैं किसमें? चैप्टर नंबर 2 में। और आप अभी है ना निकालोगे इसको, अभी निकालोगे चैप्टर नंबर 1 को और 2 को बैठ के। आज आपका यही काम है, जो नहीं आए उनका तो नुकसान हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या क्या पूछ सकता है? एक ही प्रश्नावली है ना। तो देखो, एक तो उसमें है, चैप्टर का नाम है द्विघात बहुपद। बहुपद है तो बहुपद देखो, अब एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि एक तो होता है समीकरण और एक होता है बहुपद। तो बहुपद में आपको बराबर में 0 कभी भी नहीं लगाना है। अगर कोई आपके पास दे रखा है, जैसे बहुपद दे दिया आपके पास 2x² माइनस x प्लस 3, ये दे दिया, तो बहुपद का कौन सा बहुपद है? तो जिसकी घात 2 है अधिकतम घात, तो वो द्विघात बहुपद है। तो सर हमें पता चल रहा है कि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये कैसा बहुपद है? अच्छा सर बताओ, अब क्या है ये? अब समीकरण बन गया ये, है ना। तो आपको बराबर में 0 नहीं लगाना है। बहुपद है तो बहुपद जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप बराबर 0 लगाओगे तो वो समीकरण में निरूपित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको एक तो बराबर में 0 नहीं लगाना। दूसरी बात, आपसे क्या क्या पूछेगा? एक तो मूल निकलवाना, शून्य जिसको बोलते हैं ना। जैसे आपको बहुपद देखा, बहुपद दे दिया, वो बहुपद के क्या निकलाएगा? शून्य। कितने शून्य का आएंगे? 2। एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। ठीक है ना। और फिर इनके बीच की सत्यता की जांच करवाएगा। तो जांच कैसे करते हैं? सर जांच करने के लिए हम पहले तो शून्य को जोड़ते हैं, अल्फा प्लस ए, और इसका आंसर आता है माइनस का b/a।
मतलब LHS और RHS दोनों का मान बराबर आ जाता है, मतलब इधर वाला मान और इधर वाला मान दोनों मान बराबर आ जाते हैं, तो हम कह देंगे कि हमारे द्वारा जो आंसर लिखा गया है वो क्या है, सही है। इसके बाद में एक और जांच करनी है, एक बार तो प्लस से और एक बार गुणा से, अल्फा गुणा बीटा, ये आता है C/A के बराबर। इसमें भी क्या करना है, इधर वाला मान और इधर वाला मान सेम होना चाहिए। इन दोनों का सेम सेम मान आता है, इधर वाला और इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला। अगर इधर 8 आ रहा है तो इधर भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे 10 आ रहा है तो इधर भी कितना आना चाहिए, फिर अपना आंसर क्या है, सही है। एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा। दूसरा आएगा कि आपको अल्फा प्लस बीटा ये दे देगा कुछ भी, आपको अल्फा गुणा बीटा दे देगा कुछ भी, और आपसे पूछेगा कि बहुपद का निर्माण करो, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। और अल्फा गुणा बीटा को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो आपको दे देगा जैसे कोई बहुपद है, उसके शून्यकों का गुणनफल है 1 और शून्यकों का योगफल भी है 1, तो बहुपद निकालिए। तो बहुपद निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला होता है वो याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखो, अल्फा गुणा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखोगे, 1 का कोई मतलब होता नहीं है, x है तो प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है 1, ये आ गया आपका बहुपद। इसके बराबर में हम 0 कभी भी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुपद है, समीकरण नहीं है। बोलो कोई दिक्कत। तो पहली प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसको कितनी देर में निकाल के दिखा दोगे, 20 मिनट में। एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है ना, वहाँ से शुरू कर दो। नई किताबों में एक्सरसाइज 1.1 है, वो पुरानी में तो 1.2 से शुरू करो, क्योंकि 1.1 पुरानी में हट चुकी है। जल्दी से निकाल लो।